तो देखिए सिलिकॉन का ये जो है एटॉमिक नंबर 14 है, इसके 284 स्ट्रक्चर है इसका, ठीक है। तो इसके नाभि में 14 प्रोटॉन हो गए और 14 इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में, क्योंकि परमाणु क्रमांक बराबर एटॉमिक नंबर किसके बराबर होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। ये जितना काउंट है उतना ही काउंट ये होगा, उतना ही काउंट ये होगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल क्या है, सिलिकॉन न्यूट्रल है। ओवरऑल क्या है, ये न्यूट्रल है, उदासीन, ठीक है, इसमें कोई आवेश नहीं है, ठीक। अब जब हम इसमें कोई अशुद्धि मिला देते हैं, आपने अशुद्धि मिलवाई थी ना ताकि इसकी चालकता बढ़ जाए, तो सिलिकॉन या ग्रुप 4 का एलिमेंट कोई सा भी हो, उसमें आपने ग्रुप 3 के एलिमेंट मिलाए, ग्रुप 5 के एलिमेंट मिलाए। अगर ग्रुप 3 के एलिमेंट मिलाए तो क्या बन जाता था, इन दोनों को मिलाने पर क्या बन जाता था, बताओ जरा सोनाक्षी। ग्रुप 3 के एलिमेंट को जब मिलाते थे ग्रुप 4 में तो क्या बन जाता था, पी टाइप सेमीकंडक्टर बन जाता था, ठीक है। और यहाँ पर ग्रुप 5 को जब मिला देते हैं तो क्या बन जाता है, एन टाइप बन जाता है। तो मेरा प्रश्न ये था कि जब ये पी टाइप में आपने क्या किया, अशुद्धि मिला दी, ग्रुप 3 की मान लो एल्यूमिनियम मिला दिया, ग्रुप 5 के लिए आपने मान लीजिए फास्फोरस मिला दिया या आर्सेनिक मिला दिया कोई, ठीक है। तो आर्सेनिक की बाहरी कक्षा में या फास्फोरस की बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन, एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन, ठीक। तो जब ये पी टाइप बना तो पी टाइप का स्ट्रक्चर अभी आपने देखा था कि उसमें एल्यूमिनियम इस तरीके से, ठीक, और यहाँ पर एक वैकेंट स्पेस और इसके चारों तरफ सिलिकॉन। उसने एल्यूमिनियम ने एक सिलिकॉन के एक एटम को रिप्लेस कर दिया, ठीक, या उसकी जगह पर इसने अपना यहाँ पर अशुद्धि मिलाने पर इस तरीके से आ गया ये स्ट्रक्चर। तो हुआ क्या, यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया, यहाँ पर ये बॉन्ड बन गया, इधर ये कोवेलेंट, ये कैसे बॉन्ड बनते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड ये क्वेश्चन पूछा जाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनते हैं हिंदी में सहसंयोजी। किस टाइप के बॉन्ड बन रहे हैं, सहसंयोजी बंध बन रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, ये वैकेंट है, ये क्या है, वैकेंट पोजीशन है, इसको हम क्या बोलते हैं, पोल। तो अब मेरा प्रश्न ये है कि आपने जब सिलिकॉन में ये एल्यूमिनियम मिला दिया तो यहाँ पर वैकेंट हो गया, आप कहते हैं, अब आपने क्या कहा, आपने ये कहा कि पी टाइप में होल जो है वो मेजॉरिटी में आ गए, है ना, किसमें हो गए, मेजॉरिटी में, ठीक है। पी टाइप में होल हो गए मेजॉरिटी में, बात समझ में आ गई आपको। तो मेरा प्रश्न ये है कि क्या ये इलेक्ट्रिकली कोई चार्ज है इसमें, ये जो पूरा बना पी टाइप स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में क्या ये आवेशित है कि उदासीन है, बताओ जरा। सर इसमें पॉजिटिव चार्ज है। हाँ, अब यहीं पर गलती होती है। देखो आपने ये देखा कि यहाँ होल हो गया तो होल की वजह से पॉजिटिव आ गया, ऐसा सोचा क्या, ऐसा ही सोचा था ना। यस सर। हाँ ऐसा, लेकिन आपने दूसरा एंगल सोचा ही नहीं, इसलिए आपने गलत दे दिया। अभी जो आपने एल्यूमिनियम मिलाया तो एल्यूमिनियम के जितने भी परमाणु क्रमांक है उसके जितने इलेक्ट्रॉन और जितने प्रोटॉन है वो सब उसी में मिक्स है, एल्यूमिनियम से कोई बाहर तो नहीं निकाला आपने। एल्यूमिनियम की आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 3 इलेक्ट्रॉन थे तो तीनों आपने दिखा रखे हैं यहाँ पर, ठीक है, अंदर के हमने दिखाया नहीं है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन एल्यूमिनियम का कहीं हमने यूज नहीं किया है ना। तो जो हमने मिलाया शुद्धि ये भी उदासीन थी, ठीक है, जिसमें मिलाया वो भी उदासीन, दोनों उदासीन थे ना। तो जब मिलाने के बाद जो पदार्थ बना तो वो कैसा होगा, उदासीन होगा, ठीक है, कैसा पदार्थ होगा वो, उदासीन होगा। ये वैकेंट पोजीशन है, वैकेंट पोजीशन है, इसमें कोई आवेश आवेश नहीं है, ठीक है।
इसने क्या किया, इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जगह दे दी, खाली पोजीशन है, खाली जगह है ये, ठीक है। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, लेकिन इसका रिप्रेजेंटेशन हम प्लस से करते हैं, पॉजिटिव से रिप्रेजेंटेशन करते हैं इसका। बात समझ में आ गई। तो पी टाइप मटेरियल जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, और ऐसे ही जो एन टाइप बनेगा वो भी कैसा होगा, वो भी उदासीन होगा। बात समझ में आ गई आपको, कोई डाउट इसमें, कोई प्रश्न हो तो पूछिए। पी टाइप और एन टाइप दोनों ही आपके इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल रहेंगे, मतलब उनमें कोई आवेश नहीं रहेगा, ठीक है। और जब आप पी और एन जंक्शन बनाएंगे तो वो भी पी एन जंक्शन भी उदासीन ही रहेगा, ठीक है। कोई भी देखो, आवेशित कब होता है, जब आप एल्यूमिनियम की बाहरी कक्षा में 3 इलेक्ट्रॉन है, आप इनमें से 3 इलेक्ट्रॉन कहीं बाहर डोनेट कर दो, कहीं दे दो, तो क्या होगा, एल्यूमिनियम पे +3 चार्ज आ जाएगा, क्योंकि इसके 3 इलेक्ट्रॉन चले गए। +3 कहाँ से आया, क्योंकि प्रोटॉन नाभि में जो है जितने बाहर इलेक्ट्रॉन थे उतने ही प्रोटॉन थे। अब आपने क्या किया, बाहर के 3 इलेक्ट्रॉन हटा दिए, तो नाभि के जो 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो गए, उनकी वजह से +3 आपको दिखाई देता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि ये चीज समझ में आ गई। सोनाक्षी, कोई दिक्कत है बेटे? नो सर, आ गई। क्लियर है ना। तो पी टाइप और एन टाइप कैसे होंगे, उदासीन होंगे कि चार्ज होंगे, उदासीन। ठीक है। चलिए, तो ये बात आपको समझ में आ गई। थैंक यू सो मच अभी के लिए। चलो मैं इसकी रिकॉर्डिंग करती हूँ, ठीक है। दिख रहा है सबको? तो यहाँ पर क्या हुआ, अब यहाँ पर मेजोरिटी ग्रे इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर आपने प्लस चार्ज लगा दिया है, इस टर्मिनल पर प्लस लगा दिया, इस टर्मिनल पर माइनस लगा दिया। तो यहाँ पर अभी क्या हुआ था, हमारे होल्स पहले से थे, डिप्लीशन लेयर बनी हुई थी, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स पहले से थे, ठीक। अब इस लाइन के, अब ये समझो कि यहाँ पर क्योंकि प्लस लग गया, तो इलेक्ट्रॉन जो है वो मूव करके इधर जाने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इधर इनको फायदा है, मतलब अट्रैक्शन हो रहा है एक तरीके से, इस तरीके से समझ लें अगर आप। जैसे ही इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो यहाँ पर एक वैकेंट स्पेस फिर बन जाएगा, तो ये वैकेंट स्पेस बन गया। इसी प्रकार से यहाँ का जो होल है, यहाँ पे नेगेटिव लगा रखा है, होल एज ए पॉजिटिव की तरह व्यवहार करता है, तो यहाँ जैसे ही होल अपनी जगह छोड़ेगा तो वहाँ इलेक्ट्रॉन अधिकता में हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन की लेयर यहाँ फिर बन जाएगी, ऐसी अगली लेयर फिर बन जाएगी, ठीक। तो इस वजह से डिप्लीशन परत की चौड़ाई जो है वो रिवर्स बायस में बढ़ जाती है। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब माइनॉरिटी कैरियर में कौन है, यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर में कौन है, यहाँ पर एन क्षेत्र में माइनॉरिटी कैरियर में कौन है, होल्स, ठीक है। तो जब आपने रिवर्स बायस लगाया और रिवर्स बायस आप बढ़ाते चले जा रहे हैं, इसको बायसिंग वोल्टेज कह लो, और रिवर्स बायस वोल्टेज तो फिर यहाँ होता है। तो इस वोल्टेज को जैसे आप बढ़ाते चले जाएंगे तो यहाँ रिवर्स बायस बढ़ेगा, ठीक है। रिवर्स बायस बढ़ने पर हीटअप होती है डिवाइस, हीटअप होने पर क्या होगा, यहाँ पर माइनॉरिटी कैरियर की संख्या थोड़ी सी बढ़ेगी, ठीक है। तो जो धारा प्रवाह में जो हमारे सहायता करने वाले हैं वो कौन है, अब क्या होगा, ये माइनॉरिटी कैरियर जो है आपके जंक्शन को पार करेंगे, यहाँ पर जो है पोल्स जो है वो जंक्शन को पार करेंगे और इस क्षेत्र में आने की कोशिश करेंगे, ठीक। इस क्षेत्र में आने की कोशिश करके यहाँ से, क्योंकि यहाँ नेगेटिव लगा, तो यहाँ से इस तरीके से सर्किट को पूरा करने की कोशिश करेंगे। पहले क्या हो रहा था, मेजोरिटी कैरियर जो है वो इधर से दूर भाग रहे थे, तो ये इस जंक्शन को पार ही नहीं कर पा रहे थे। धारा कब बहेगी, जब यहाँ से यहाँ पूरा सर्किट में धारा, पूरा आवेश यहाँ से इस तरीके से ट्रेवल करे तो धारा बहेगी, लेकिन धारा तो बह नहीं पा रही, क्योंकि इधर वाले इधर भाग गए थे, इधर वाले मेजोरिटी वालों की कहानी क्या थी, वो जंक्शन को तो पार ही नहीं कर पा रहे थे, तो जंक्शन पर लग गया ब्रेक। जंक्शन पर क्या लग गया था, ब्रेक लग गया था, ठीक। जंक्शन पार ही नहीं हो पा रहा था, तो जंक्शन कौन पार कर रहा है, ये जो मेजोरिटी, वो माइनॉरिटी कैरियर क्षेत्र के थे और पी क्षेत्र के इलेक्ट्रॉन्स मेजोरिटी कैरियर वो मूव कर रहे हैं जंक्शन को पार करके। तो जंक्शन को पार कर जब दूसरी तरफ आए तो इस तरीके से
उन्होंने सर्किट भाई यहाँ पर प्लस आवेश आ गया तो वो यहाँ से मूव करके इधर पहुंचेगा। इसी तरीके से ये जो यहाँ के इस क्षेत्र के माइनॉरिटी कैरियर इलेक्ट्रॉन्स थे वो मूव करके यहाँ पर पहुंचे, यहाँ से वो इस सर्किट के थ्रू होते हुए बैटरी के तक पहुंच गए और फिर वापस यहाँ पर आ गए। वास्तव मूव तो इलेक्ट्रॉन ही करता है, होल्स तो एक वैकेंट स्पेस है, तो मूव होल भी करेगा, लेकिन फिजिकल मूवमेंट किसका हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का हो रहा है। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से गए और इधर से घूमते हुए इस तरीके से आ गए। तो हम ये देखते हैं कि रिवर्स बायस में जो धारा बन रही है, यहाँ पर आई है, यहाँ पर वोल्टेज है, तो रिवर्स वोल्टेज इधर को शो कर रखा है। तो आई जो है माइक्रो एम्पियर रेंज में होती है, ठीक। तो ये क्या है, रिवर्स बायस में धारा बहुत कम वैल्यू की धारा मिलती है। जैसे जैसे रिवर्स बायस बढ़ाते हैं तो भी धारा कम ही रहेगी, ठीक है। तो ये जो धारा हमें मिल रही है, ये क्यों मिल रही है, किस वजह से मिल रही है, बता सकते हैं आप? हम इसको कुछ शब्दों में, छोटे शब्दों में अगर याद करना चाहें तो थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर, ये रिस्पॉन्सिबल है रिवर्स धारा के लिए। समझ में आया बेटे? रिवर्स धारा के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर। तो समझ में आ गया क्या ये बात आपको? यस या नो बताओ भाई, कुछ ना कुछ तो बोलो। यस सर। तो हमें जो ये धारा मिल रही है रिवर्स बायस में, क्यों मिल रही है, ड्यू टू थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर। थर्मली मैंने एक छोटा सा टर्मिनोलॉजी याद करने के लिए बनाई है। थर्मली जनरेटेड मतलब क्या है, आपने रिवर्स बायस किया, ये हीट अप हुई डिवाइस, यहाँ माइनॉरिटी कैरियर जनरेट हुए, माइनॉरिटी टेम्परेचर बढ़ने की वजह से माइनॉरिटी कैरियर जनरेट हुए, माइनॉरिटी कैरियर जो है वो सर्किट में पूरी तरह घूम पाते हैं, जंक्शन को पार करके वो दूसरी तरफ जाते हैं और तब वो इस तरीके से सर्किट में वापस होते हैं, फिर वापस इस तरीके से आते हैं और फिर जंक्शन को पार करते हैं। तो क्योंकि वही मूव कर रहे हैं, तो कौन मूव कर रहा है, माइनॉरिटी कैरियर मूव कर रहे हैं। और कैसे क्यों जनरेट हुए थे, वो हीट की वजह से जनरेट हुए थे, तो मैंने उसके लिए शब्द यूज कर लिया थर्मली जनरेटेड। तो याद करने के टेक्निक के लिए मैंने इसको बना लिया है कि रिवर्स करंट जो बनती है वो क्या, वो किस वजह से होती है, थर्मली जनरेटेड माइनॉरिटी कैरियर की वजह से। तो दोनों चीजें हमें याद रह जाएंगी, थर्मली जनरेटेड हुआ था और माइनॉरिटी कैरियर माइनॉरिटी कैरियर की वजह से धारा बह रही थी रिवर्स बायस में, ठीक है। अब इसको बोलते हैं रिवर्स सैचुरेशन करंट, ठीक है, क्योंकि इससे ज्यादा धारा बढ़ती ही नहीं है। आप कितना ही रिवर्स बायस वोल्टेज बढ़ा लो, इससे ज्यादा धारा नहीं बढ़ेगी। मतलब इतना धारा का मान कितना है, यहाँ से यहाँ तक का बस, और वो भी माइक्रो एम्पियर रेंज में या ये देखो माइक्रो एम्पियर रेंज में लिखा है। तो रिवर्स धारा किस में बह रही है, माइक्रो एम्पियर रेंज में बहती है, या नैनो एम्पियर, मतलब और अगर ठीक मेजरमेंट करना है आपको, बड़ा बड़ा ग्राफ खींचना तो नैनो एम्पियर लिख दो आप। तो माइक्रो एम्पियर रेंज या नैनो एम्पियर रेंज की धारा हमें मिलती है, बहुत कम वैल्यू की धारा मिलती है। और रिवर्स बायस कितने बढ़ाते चले जाओ, एक लिमिट के बाद फिर धारा और नहीं मिलती है, ठीक है। लेकिन एक कंडीशन आती है कि उससे ज्यादा अब आप रिवर्स बायस वोल्टेज, ये रिवर्स बायस वोल्टेज और ज्यादा बढ़ाते चले जाएंगे और ज्यादा बढ़ा देंगे, तो एक कंडीशन आएगी कि आपका डायोड में बहुत तेजी से एकदम से धारा मिलनी शुरू हो जाती है, बहुत तेजी से धारा। देखो धारा का मान इधर को बढ़ रहा है ना, यहाँ पर है 10 20 30 इतने माइक्रो एम्पियर। तो इस तरीके से धारा का मान एकदम तेजी से बढ़ते हैं और उसके बाद फिर डायोड जल जाता है। तो जिस पॉइंट पर ये धारा अचानक से बहुत तेजी से बढ़ जाती है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं ब्रेकडाउन वोल्टेज। क्या बोलते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज। फॉरवर्ड बायस में जो टर्म आपको याद करना था वो कौन सा था, नी वोल्टेज। ये जो वोल्टेज है इसको हम क्या बोलते हैं, नी वोल्टेज, फॉरवर्ड बायस में, है ना, या कट इन वोल्टेज, है ना। लेकिन रिवर्स बायस में क्या है, ये यहाँ पर जो हमारे पास अचानक से धारा बढ़नी शुरू हो जाती है, उस पॉइंट पर, वो किस पॉइंट पर होता है, ब्रेकडाउन वोल्टेज, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये कैसे रिवर्स बायस में धारा मिल रही है ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो और ब्रेकडाउन की कई सारी वैरायटी मैंने दोनों वैरायटी मैंने आपको बताई थी, अवलांचे ब्रेकडाउन और जीनर ब्रेकडाउन बताया था, उसको हमने नेक्स्ट
लेक्चर पर कवर किया हुआ था। इसमें अगर कोई दिक्कत होती है तो आप वीडियो में कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। इस वीडियो के लिए थैंक यू सो मच। लीकेज करंट किस पर डिपेंड कर रहा है? ताप पर डिपेंड कर रहा है। तो टेम्परेचर के साथ इसका रिलेशन क्या है? ये थर्मली जनरेटेड मैग्नेटिक एरियर या रिवर्स सैचुरेशन करंट इसका नाम दिया आपने, है ना? रिवर्स सैचुरेशन करंट या थर्मली जनरेटेड मैग्नेटिक करंट। दूसरा क्या नाम हो गया इसका? लीकेज करंट। कई सारे नाम है, कई जगहों पर मिलते हैं आपको, ये सब टर्मिनोलॉजी मिलेगी कई जगहों पर अलग अलग, तो आपको ये मालूम होना चाहिए लीकेज करंट क्या होता है। तो ताप बढ़ने पर रिवर्स टेम्परेचर अगर बढ़ेगा तो रिवर्स धारा क्या होगी? आई रिवर्स आई आर कर देते हैं, आई आर जो है वो बढ़ेगी। लेकिन कितना बढ़ेगी? कितना बढ़ेगी? ताप बढ़ने पर ये 7% प्रति डिग्री सेल्सियस। कितना बढ़ेगा? 7% प्रति डिग्री सेल्सियस वृद्धि। धारा में जो ये वृद्धि हो रही है ताप के साथ, तो प्रति डिग्री सेल्सियस कितनी वृद्धि? 7% वृद्धि होगी। तो लगभग अगर इसको हम कैलकुलेट करना चाहें, एक एक रफ आइडिया लेना चाहें, तो ताप में अगर 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि कर दें आप, तो जो आई आर है, वो डबल हो जाती है, दुगनी हो जाती है। ठीक है, ताप में 10 डिग्री सेल्सियस की वृद्धि करने पर रिवर्स सैचुरेशन करंट लगभग दुगनी हो जाती है। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? कोई इसमें डाउट? चलिए हम देखते हैं इफेक्ट ऑफ डोपिंग। डोपिंग फिनोमिना बता सकते हैं क्या होता है सोनाक्षी? डोपिंग प्रक्रिया क्या होती है? सर अशुद्धि मिलाने की प्रक्रिया। हाँ, इंट्रिंसिक में आपने क्या मिलाया? ऐड किया इसमें क्या चीज? इम्प्योरिटी ऐड करी, है ना? और इम्प्योरिटी आपने दो टाइप की पढ़ी थी, कौन कौन सी? हमारे सेमीकंडक्टर के पॉइंट से दो टाइप की, डोनर इम्प्योरिटी और एक्सेप्टर इम्प्योरिटी, है ना? ग्रुप 3 के एलिमेंट जो थे जैसे कि एल्यूमिनियम, बोरॉन, इंडियम, ये एक्सेप्टर इम्प्योरिटी। और डोनर इम्प्योरिटी में फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, है ना? ये सब चीजें थी। तो जो आपने इसमें इम्प्योरिटी मिला दी, तो इम्प्योरिटी मिलाने की जो प्रक्रिया है उसको हम बोलते हैं डोपिंग। ठीक है, इम्प्योरिटी मिलाने की प्रक्रिया को डोपिंग कहते हैं। अगर आपने डोपिंग हाई करी तो क्या होगा? तो जंक्शन पर देखो क्या होता है, जब आपने हाई डोपिंग कर दी है तो जो ये डिप्लीशन लेयर है ये और बहुत कम बन पाती है। ये कुछ इस तरीके से समझिए कि अगर आपने कोई छोटा सा कमरा लिया, उस कमरे में बहुत ज़्यादा संख्या में जो उसकी कैपेसिटी है, मान लीजिए या डब्बा ले लीजिए, डब्बे में आपने बोतल भरनी शुरू कर दी और इस तरीके से बोतल भर दी, तो कहीं कोई स्पेस नहीं बचा है। ठीक है, अब आप दूसरा और थोड़ा सा जगह अगर सेट करना चाहो तो यहाँ बड़ी मुश्किल से सेट हो पाएगा कोई, अगर हो गया तो हो गया, बड़ी मुश्किल रहेगी, है ना? थोड़ा बहुत खिसका करके बन सकता है। लेकिन अगर यही सिचुएशन ऐसी होती तो आप यहाँ आराम से कुछ और डब्बे रख सकते थे, है ना? अब होता क्या है कि अगर यहाँ से आपको यहाँ ज़्यादा आपने कर रखे, ज़्यादा लोगों को बिठा रखा है, तो ये बिल्कुल सट सट के बैठेंगे। तो यही कहानी यहाँ हो रखी है। अगर आपने हाई डोपिंग कर दिया तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बहुत सारे, बहुत उनकी डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो गई है। तो जो ये डिफ्यूजन प्रक्रिया हो रही थी, इधर क्या हुआ है? होल्स बहुत ज़्यादा हो रखे हैं संख्या में, है ना? हाई डोपिंग की बात कर रहे हैं हम। तो वो क्या करते हैं, इधर होल्स बहुत ज़्यादा हो रखे हैं
तो इधर से होल और इधर से इलेक्ट्रॉन्स ये डिफ्यूज होकर के इस तरीके से एक दूसरे की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जमा होना शुरू हो जाते हैं और यहाँ पर होल्स जमा होना शुरू हो जाते हैं। यही तो होता था, क्यों भाई? जब आप इन दोनों को मिला देते तो ये होता था ना कि होल्स और इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो मेजॉरिटी कैरियर है, एन साइड के मेजॉरिटी कैरियर यानी कि इलेक्ट्रॉन्स पी साइड की तरफ, पी साइड के मेजॉरिटी कैरियर यानी होल्स एन साइड की तरफ गति करने लग जाते हैं ड्यू टू डिफ्यूजन। और डिफ्यूजन क्यों होता है? डिफ्यूजन क्यों होता है? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, सांद्रता में अंतर के कारण। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे कि विसरण गति क्यों होती है? तो विसरण क्यों होता है? सांद्रता में अंतर के कारण होता है। बात समझ में आ रही है आपको? विसरण क्यों होता है? सांद्रता में अंतर के कारण। तो सांद्रता में अंतर हुआ, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा हो गए, यहाँ होल्स बहुत, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत कम हो गई, पी क्षेत्र में, एन क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन्स की संख्या बहुत ज्यादा है। तो ये क्या करते हैं, अब इनको, ये इधर मूवमेंट होगा, लेकिन अब क्या होगा यहाँ पर, क्योंकि इधर जगह, यहाँ भी बहुत ज्यादा जगह नहीं है, यहाँ भी बहुत ज्यादा जगह नहीं है, तो जगह ना होने से ये डिप्लीशन परत जो है बहुत, ये जो बैलेंसिंग है, इक्विलिब्रियम जो ऑब्टेन होता है बहुत जल्दी ऑब्टेन हो जाता है। अभी ये विसरण की गति रुकती है ना, क्यों रुकती है? क्योंकि यहाँ पर जो वो बन गया वोल्टेज एक डेवलप हो जाता है, और पोटेंशियल डेवलप होने से क्या हुआ, यहाँ एक इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाता है। इलेक्ट्रिक फील्ड जो है इन आने जाने वाले इलेक्ट्रॉन और होल पर विपरीत दिशा में बल लगाता है। तो डिफ्यूजन के कारण गति अगर इधर को है, होल्स की अगर बात करें, डिफ्यूजन के कारण गति इधर की है, तो जो ये फोर्स लगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फील्ड बना, उसकी वजह से F इज इक्वल टू क्यू ई जो बल लगा वो इधर को लगेगा। तो ये दोनों बैलेंस करते हैं एक दूसरे को, तो ये बैलेंसिंग स्टेट बहुत जल्दी आ जाती है। तो जब हाई डोपिंग कंसंट्रेशन होती है तो ये डिप्लीशन परत की चौड़ाई, हाई डोपिंग से क्या हुआ, लो विड्थ ऑफ डिप्लीशन लेयर, डिप्लीशन परत कम चौड़ी मिलती है, डिप्लीशन परत की चौड़ाई घट बहुत कम होती है, पतली होती है डिप्लीशन परत। बात समझ में आ गई क्यों पतली होती है? हाई डोपिंग की वजह से। एक चीज और मैं लगे हाथों बता दूं, ये भी आप आगे चल करके आपको ये बार बार काम आएगा, कि मान लीजिए आपने एन क्षेत्र हाई डोपिंग का ले लिया। हाई डोपिंग को हम प्लस से डिसाइन चिन्ह से बनाते हैं, या यहाँ पर आपको मिल जाएगा एन पॉजिटिव लिखा हुआ मिल जाएगा कहीं पर, इधर स्मॉल पी, ये कैपिटल पी मिल जाएगा लिखा हुआ। तो जो हाई डोपिंग कंसंट्रेशन होगी ना, तो जो मिश्रण की जब प्रक्रिया होगी, तो ये हाई डोपिंग वाले इधर लेयर जो है ज्यादा मोटी बन जाएगी, ठीक, और इधर लेयर कम मोटी बनेगी, ठीक है। तो डिप्लीशन परत की चौड़ाई जो है ये अनियमित टाइप की बनेगी, ठीक है। तो हाई डोपिंग कंसंट्रेशन अगर इसमें ज्यादा है तो इधर इधर जो है होल्स जो है यहाँ पर नहीं आ पाएंगे, जबकि इलेक्ट्रॉन्स की संख्या इधर ज्यादा हो जाती है कई बार, ठीक है। तो ये मतलब यहाँ पर जो इतने में ही सब समाहित हो जाएंगे, बहुत ज्यादा ये आगे स्पेस नहीं बन पाता है इधर, जबकि आपकी डिप्लीशन पर चौड़ाई इधर ज्यादा बढ़ी हुई मिलती है आपको, ठीक है। तो ये डोपिंग, हाई डोपिंग का इफेक्ट पड़ता है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा ये बात, ठीक है। इसका वीडियो है, आपको कोई दिक्कत तो जरूर पूछ लीजिएगा। थैंक यू।